नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज मेरे घर में एक स्पेशल गेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा उसको भी थोड़ा वीडियो में इंक्लूड कर दूं। आज ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज का जो वीडियो है, हम बेसिकली चाइनीज़ मीडिया और अरेबियन मीडिया वो हमारे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, जो इंडिया में फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन आया है, उसके बारे में उनका रिएक्शन क्या था। तो और काफ़ी सारे मज़ेदार कमेंट्स भी जो है ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन तो आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और साथ ही हमारे गेस्ट से भी कुछ सुनना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में। मेरे साथ इस वक्त है यूपलिना। इंट्रोडक्शन कहना भूल गया था, तो यूपलिना आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, वेदर एनवायरनमेंट के मामले में इंडिया में कुछ गिने चुने जगह हैं जिसमें AQI बिल्कुल हेल्दी है, जिनमें से हमारा नॉर्थ ईस्ट भी एक है। लेकिन लग रहा है कि रैपिड ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी बुरा हाल होने वाला है। लेकिन अगर इसी तरह क्लीन फ्यूल यूज हो तो हम नेचर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको रशियन लैंग्वेज क्लास लेना है और साथ ही अगर आपको अपना प्रोडक्ट्स जो है वो रशिया में सेल करना है मेरे ग्रुप और वेबसाइट के थ्रू, तो भी मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और डिटेल्स के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे डिटेल्स में समझाया हुआ है कि अपने प्रोडक्ट्स को आप रशिया में कैसे सेल कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत ने कल ऑफिशियली अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी। इसका उद्देश्य रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बोनाइज करना और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करना है। लॉन्च सेरेमनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के लिए ये आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बिजली पैदा की जाती है। इस प्रक्रिया में केवल पानी और वाटर वेपर का एमिशन होता है। इसके साथ ही भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान के बाद उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को विकसित करने और ऑपरेट करने की क्षमता है। हालांकि भारतीय रेलवे का कहना है कि इस ट्रेन का विकास पूरी तरह भारत में किया गया है। लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स ने जर्नलिस्ट्स को बताया कि फ्यूल सेल सहित इसके कुछ की कंपोनेंट्स विदेशों से आयात किए गए हैं। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ऑफिशियली ऑपरेशंस में आ गई है। भारतीय रेलवे ने बताया कि ये ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बिजली पैदा की जाती है। इस प्रक्रिया में केवल पानी और वाटर वेपर का एमिशन होता है। भारतीय अधिकारियों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सिस्टम है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी ट्रेन भी हो सकती है जो बिना एक बूंद ट्रेडिशनल फ्यूल के सैकड़ों किलोमीटर तक सफर कर सकती है और जिससे सिर्फ स्टीम निकलती है? जी हाँ, भारत ने हाल ही में दुनिया के सबसे एम्बिशियस हाइड्रोजन रेल प्रोजेक्ट्स में से एक को पेश किया है। तो क्या हम ट्रांसपोर्टेशन के एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? आइए सीधे चलते हैं इस स्पेक्टेक्युलर एग्जीबिशन की पूरी जानकारी की ओर और साथ मिलकर जानते हैं उस तकनीक के बारे में जो पहली नजर में किसी जादू जैसी लगती है, लेकिन असल में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया का एक बेहद अमेजिंग साइंटिफिक इन्वेंशन है। ये विचार अपने आप में किसी साई-फाई फिल्म से निकला हुआ लगता है ना? एक ऐसी ट्रेन जो लंबी दूरी तय करती है और अपने पीछे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं छोड़ती। ऐसे में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या यह चमत्कार सच में संभव है? संक्षेप में कहें तो हाँ, हम एक ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी के सामने हैं जिसने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के पूरे खेल के नियम बदलने शुरू कर दिए हैं। आइए इस रहस्य को समझते हैं। इस तकनीक की अहमियत को समझने के लिए एक आसान सी तुलना करते हैं। जरा ट्रेडिशनल डीजल ट्रेन की कल्पना कीजिए। कार्बन से भरे हुए सिलेंडर, थिक स्मोक और बेहद फाइन पार्टिकल्स जो उस हवा को पॉल्यूटेड करते हैं जिसे हम हर दिन सांस के साथ अंदर लेते हैं। दूसरी ओर हाइड्रोजन ट्रेन को देखिए जो सिर्फ स्टीम और हीट छोड़ती है। बिना धुएं के यह किसी जादू से कम नहीं लगती, लेकिन असल में यह क्लीन साइंस का एक शानदार उदाहरण है जिसका उद्देश्य हमेशा के लिए पोल्यूशन फैलाने वाले डीजल इंजन्स की जगह लेना है। अब आते हैं पहले भाग पर। आखिर फ्यूल सेल कैसे काम करती है?
इसका राज ये है कि इस ट्रेन को किसी ट्रेडिशनल इंजन वाली ट्रेन की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे ऐसे समझिए जैसे इसके अंदर एक छोटा और पूरी तरह इंटीग्रेटेड पावर स्टेशन मौजूद हो, जो सफर के दौरान लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। ये पूरी प्रक्रिया एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कहा जाता है। التبادل البروتوني. الخطوة الأولى تخزين هيدروجين مضغوط في القطع. पहला कदम है ट्रेन में मौजूद कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को फ्यूल सेल तक पहुंचाना। दूसरा कदम है इस हाइड्रोजन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इस खास मेम्ब्रेन के माध्यम से रिएक्ट कराना। इसका परिणाम होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, जो ट्रेन के इंजन्स को चलाती है बिना किसी हार्मफुल गैस का इमिशन किए। ये एक पूरी तरह साफ और क्लीन केमिकल रिएक्शन है। अब इस फ्यूल की असली ताकत को सही तरीके से समझिए। इस संख्या को अच्छी तरह याद रखिए। 120 हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी लगभग 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम तक होती है। كيلوغرام. إذا قارناه بال अगर इसकी तुलना ट्रेडिशनल डीजल से करें, जो लगभग 43 मेगाजूल्स प्रति किलोग्राम ऊर्जा देता है, तो हमें तुरंत समझ आ जाएगा कि हम एक इनक्रेडिबली इफेक्टिव एनर्जी सोर्स के सामने खड़े हैं। ये सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली विकल्प नहीं है, बल्कि बेहतरीन एफिशिएंसी वाली एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का सोर्स है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारत का एम्बिशियस प्रोजेक्ट। यहीं से बात आती है भारत के एम्बिशियस ग्रीन रेल प्रोजेक्ट की। हम लगभग $12 मिलियन की लागत वाले एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक भारत को नेट कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। الكربوني بحلول عام 2070. تخيلوا الأرقام. سعة ضخمة. जरा इन आंकड़ों की कल्पना कीजिए। 10 कोचेज वाली एक विशाल ट्रेन जिसमें लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। ये जिंद सोनीपत रूट पर चलती है, जिसकी लंबाई लगभग 89 किलोमीटर है और इसकी ऑपरेशनल स्पीड लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक हेरिटेज रूट पर डीजल ट्रेन की जगह लेती है, जिससे हाई वोल्टेज ओवरहेड वायर्स लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। इससे आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम होता है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ ट्रेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखाई देता है। जिंड रीजन में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज कैपेसिटी वाला एक विशाल हाइड्रोजन स्टोरेज फैसिलिटी बनाया गया। इसे भविष्य की तकनीक को ऊर्जा देने वाले एक बड़े फ्यूल स्टेशन की तरह समझिए। اعتمادها بالكامل من جهات فحص خارجية لضمان أقصى درجات الأمان. منظومة. तीसरा भाग, सेफ्टी और इकोनॉमिक कॉस्ट। अब इस हिस्से में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है फिजिक्स के नियमों और इकोनॉमिक रियलिटी का मेल। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के एकेडमिक डेटा और रियल वर्ल्ड कैलकुलेशंस के आधार पर पता चलता है कि इसकी हाई एफिशिएंसी की वजह से फ्यूल कंजम्पशन में 48% से भी अधिक की कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी ओर हाइड्रोजन ट्रेन का कुल वजन इन जनरल अधिक होता है। इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन पारंपरिक डीजल ट्रेन की तुलना में थोड़ी धीमी हो सकती है। مما يعني أن تسارعه أبطأ قليلا مقارنة بنظيره المعتمد على الديزل. अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो आंकड़े एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। फिलहाल हाइड्रोजन की प्रति किलोवाट आवर कीमत डीजल की तुलना में लगभग 2.3 गुना अधिक है। यानी हर ऑपरेशनल ट्रिप में एनर्जी कॉस्ट लगभग 50.6% तक बढ़ सकती है। इसलिए हाँ, टेक्नोलॉजी वाकई शानदार है, लेकिन ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे पार करना जरूरी होगा ताकि यह कन्वेंशनल डीजल ट्रेन से प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सके। और यहीं एक बड़ा सवाल सामने आता है, सेफ्टी का क्या? आखिर हम एक ऐसी गैस की बात कर रहे हैं जो बेहद फ्लैमेबल है, जिसका कोई रंग नहीं होता और कोई गंध भी नहीं होती। حسنا الأنظمة هنا معقدة. यहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद उन्नत सिस्टम्स लगाए गए हैं। 24/7 कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तुरंत लीक डिटेक्शन, साथ ही हीट और स्मोक सेंसर्स हर समय सक्रिय रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन फिजिक्स के एक थ्योरी में छिपी है, क्योंकि हाइड्रोजन हवा से कहीं हल्की होती है। इसीलिए यदि कहीं लीक हो जाए तो ये गैस बहुत तेजी से ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवहार जमीन पर फैलकर जमा होने वाले लिक्विड डीजल फ्यूल की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित माना जाता है। التجمع على الأرض. القسم الرابع ثورة. चौथा भाग, मिडिल ईस्ट में हाइड्रोजन रेवोल्यूशन। ये क्लीन रेवोल्यूशन दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने सऊदी अरामको और एल्स्टम इंटरनेशनल के बीच एक हिस्टोरिकल और लीडिंग पार्टनरशिप देखी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को शुरू करना है। ये कोरेडिया आइलैंड ट्रेन है, जिसे सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में लगभग 10 से 20 किलोमीटर के एक्सपेरिमेंटल रूट पर चलाया जा रहा है। ये कदम किंगडम में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक हिस्ट्रिक शिफ्ट का प्रतीक माना जा रहा है। والنقل المستدام في المملكة. पांचवां और अंतिम भाग, क्या यही भविष्य है? अब तक जो कुछ हमने देखा, उसके बाद हमारे मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये हाइड्रोजन ट्रेन्स भविष्य में पूरी तरह से ट्रेडिशनल रेल नेटवर्क्स की जगह ले लेंगी?
या फिर ये सिर्फ उन रूट्स के लिए सबसे बेहतर समाधान होंगी जहां अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम ग्लोबल माइंडसेट की ओर देखते हैं। सऊदी रेलवेज के सीईओ डॉक्टर बशर अल मालिक के अनुसार फ्रेट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन ट्रेन ऐसे कई अभूतपूर्व फायदे प्रदान करती है जो इसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेहद प्रभावशाली विकल्प बनाते हैं। ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि आज दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लीडर्स इस टेक्नोलॉजी की एनवायरमेंटल जरूरत और इसकी भविष्य में अहम भूमिका को गंभीरता से समझ चुके हैं। إذن النقطة الحاسمة तो यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ये हाइड्रोजन आता कहाँ से है? कोई हाइड्रोजन ट्रेन तभी वास्तव में एनवायरमेंट फ्रेंडली मानी जाएगी जब उसका फ्यूल भी क्लीन तरीके से तैयार किया गया हो। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन और स्टीम रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बनने वाले हाइड्रोजन के बीच एक बुनियादी अंतर है। ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, लगभग पूरी तरह एमिशन फ्री होता है। वहीं स्टीम रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी अब भी फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करती है। हालांकि ये डीजल की तुलना में लगभग 45% तक एमिशंस कम करती है, लेकिन इसे पूरी तरह एमिशन फ्री नहीं कहा जा सकता। كامل यही छोटी छोटी बातें असल में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। आखिर में जब कार्बन एमिशंस लगभग न के बराबर हों और केवल स्टीम ही इसका उत्सर्जन हो, तो क्या दुनिया सचमुच इस तेज रफ्तार हाइड्रोजन ट्रेन के भविष्य को अपनाने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम आपको सोचने के लिए छोड़ते हैं। साथ ही हम भी नजर बनाए रखेंगे कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितनी तेजी से इस शांत, स्वच्छ और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ता है। والمستدامة दोस्तों, अरबियन मीडिया से मेनली जो कमेंटर्स थे सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, तो ये मैं यूप्लिना को पढ़ने दे रहा हूँ। आप ये सुन लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जो है चाइनीज़ की कैसी मारनी है और चाइनीज़ की कैसी बजानी है, वो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं चाइनीज कमेंटर्स के साथ क्या करता हूं। तो पहले अरबियन कमेंट सुन लेते हैं, उसके बाद चाइनीज कमेंट सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अहमद हकीम ने लिखा है कि इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि इनोवेशन और नेचर प्रोटेक्शन एक साथ करना पॉसिबल है। आशा है कि ये पूरी दुनिया को इंस्पायर करेगा। उसके बाद मोहम्मद सलीम ने लिखा है कि एक क्लीन फ्यूचर पावर्ड बाय हाइड्रोजन, इंडिया नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहा है। रेस्पेक्ट। उसके बाद ओम इब्राहिम ने लिखा है कि टेक्नोलॉजी के कोई बॉर्डर्स नहीं होते। जब भी इंडिया को सक्सेस मिलती है तो ह्यूमैनिटी एक कदम आगे बढ़ती है। उसके बाद यूसुफ अहमद ने लिखा है, एक एशियन देश को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में लीड करते देख दिल को बहुत आशाएं और सुकून देती है। और उसके बाद गधा हमजा ने लिखा है, इंडिया अपने नए नए आविष्कारों से यूं ही पूरे दुनिया को सरप्राइज करते रहना। उसके बाद ओतमान मोहम्मद ने लिखा है, मे इंडिया एंड अरब वर्ल्ड कंटिन्यू टू कोऑपरेट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद वालिद अनास ने लिखा है, द साउंड ऑफ प्रोग्रेस इज स्वीटर देन एनी इंजन, कंग्रेचुलेशन टू द माइलस्टोन। उसके बाद अहमद रियाद ने कमेंट किया है कि आज इंडिया के रेलवे इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। उसके बाद आमिन ने बोला है कि ये साइंस की विक्ट्री है, एनवायरनमेंट की विक्ट्री है और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी की भी विक्ट्री है। उसके बाद फारूक साइद ने बोला है, मच लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट, कंग्रेचुलेशन टू द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। तो यहीं पे मेरा कमेंट का सिलसिला खत्म होता है। तो सबसे पहले हाहा बाबा ने लिखा है कि मुझे तो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि इसके छत पे कितने लोग चढ़ सकते हैं और इसके दरवाजे पे कितने लोग लटक सकते हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि कभी खुद के रूम्स वगैरह या फिर चाइना में जो वन रूम एकोमोडेशन है वो देखा है। This girl rented the smallest hotel room in China. Even the door frame was more narrow than her. There was a Turkish toilet shared with another room, and the TV could only fit sideways. As she was trying to eat, she realized there wasn't enough room for the chair, so she sat on an umbrella and prayed to God no one would go to the bathroom whilst she ate. Would you stay at a place like that for $30? इस काल कोठरी से रहने से, इस काल कोठरी से जीने से हमारे ट्रेनों के छतों पे और दरवाजे पे जीना काफी ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट खुला हवा तो आता है ना। हमारे देश पे जो सड़क पे भी सोता है ना, उसका भी लाइफ तुम लोगों से बेटर है जिन्हें इस टाइप के रूम्स पे रहना पड़ता है। उसके बाद हुआ ने लिखा है कि गो इंडिया गो, यू कैन मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि यहाँ पे इतने जेलस चाइनीज कमेंट्स जो कि इंडिया की तरक्की से जलते हैं, लेकिन आपका कमेंट उनमें से अलग है। आप तो मतलब बिल्कुल देवमानस निकले। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उसके बाद विनी जुंगोर ने लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन आज नहीं तो कल ब्लास्ट होने वाला है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अबे वो भारतीय ट्रेन है, चाइनीज ईवी नहीं,
BYD वगैरह नहीं। तुम लोगों को इसलिए दिवाली की जरूरत नहीं होता है। हमारा तो बस एक ही दिवाली होता है जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे चाइना में तो दिवाली मनती रहती है क्योंकि ऐसे पटाखे रास्तों में फूटते रहते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्टी मेंबर ने लिखा है कि चाइना, यूरोप, जापान के कंपटीशन में ये कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना तो ये 10 साल पहले बना के बैठा हुआ है। चल झूठा। उसके बाद वोंग किम फोन ने लिखा है कि हाल ही में इंडिया का और एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट यह था कि इंडिया ने आईफोन 18 का कोर इंजीनियरिंग डेटाबेस लीक कर दिया। के रिप्लाई मैंने लिखा है कि तेरे अपने देश से कोरोना वायरस को दूसरे देशों में लीक करने से तो यह कई ज्यादा बेटर है। उसके बाद गोल्ड यांग ट्रेडिंग ने लिखा है कि इवन इंडिया, भारत जैसा देश भी हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन मलेशिया में लोग जाति पाति और रेशियल इश्यूज के ऊपर ही बटे हुए हैं और फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। के रिप्लाई मैंने लिखा है कि अगर तुझे इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता होता तो तू इवन इंडिया जैसा देश भी ये बोल ही नहीं पाता, क्योंकि आविष्कार और इनोवेशन के एपिटम में था इंडिया। वो तो हमारे देश के बीच जाति पाति ये सब, खास करके जो ब्रिटिश और मुगलों ने जो इंट्रोड्यूस किया है, उसके चलते हम आज फिर भी हम टॉप पोजीशन में हैं। अगर वो नहीं होता तो हम कहां पे होते, तुम लोगों को अच्छे से पता होता। उसके बाद गॉन्जी जी ने लिखा है कि एक कैनेडियन प्रोडक्ट को इंडियन रैपर से लपेट लिया, इंडियन शेल से रैप कर दिया, और शायद यही काफी होगा मोदी के लिए नेक्स्ट इलेक्शन तक ब्रैक करने के लिए। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अगर इसी लॉजिक से हम जाए तो पूरा का पूरा चाइना ही किसी और का प्रोडक्ट है, सस्ता चाइनीज रैपर से लपेटा हुआ। और जहां तक ब्रैगिंग की बात है, ये ब्रैक करने के लिए काफी हो ना हो, लेकिन जो FCRI है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कट का जो बिल पास हुआ है, वो अगर पास हो जाता है, लोग ही जो है बीजेपी की वाहवाही करेंगे अगर ये कर पाते हैं तो, क्योंकि उससे तुम जैसे चिंदी चमारों को जो कि इंडिया में फंड्स बेचते हैं और इंडिया में चिल्लरों पे बिकने वाले कुछ ब्राउन सिपॉइज भी है, वो फंड्स अगर इंडिया कट कर पाता है, वो फंड्स अगर बीजेपी कट कर पाता है, तो ये सच में एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट होगा और एक बहुत बड़ा जीत होगा इंडिया के लिए। उसके बाद किन वासियों ने कमेंट किया कि टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, इससे तो शायद स्टीम इंजन भी ज्यादा फास्ट चलता होगा, और तो और इसका लोड 2600 लोग है। तो मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूं कि गर्मियों के टाइम में जब इसी ट्रेन में 2600 इंडियंस चढ़ेंगे तो ट्रेन कितना बदबूदार होता होगा। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि चाइनीज लोग कितने बदबूदार होते हैं वो तो मैं पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूं, जहां पे एक जापानीज टूरिस्ट, फिर मलेशियन ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, वो लोग चाइनीज लोग के बदबू जो है सहन ही नहीं कर पा रहे थे। और तो और एटलीस्ट हमारे ट्रेन में जो है इंसान ठीक से, खास करके लड़कियां जो है, लड़कियों के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट भी है, तो वहां पे चैन से बैठ के जा सकती है। तुम्हारे तरह चाइनीज ट्रेन में लड़कियों को खूसट बुड्ढों की मार खा के नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद विक्टर वन ने लिखा है कि हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स को बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक्सटेंसिव लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद वांग एनलैन M1U ने कमेंट किया कि भारत का ये ट्रेन क्या हाइड्रोजन से चलती है या फिर इंडिया के फेक प्राइड और पेट्रियोटिज्म से। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हमारा ट्रेन फेक प्राइड और पेट्रियोटिज्म से चले ना चले, तुम लोगों का ट्रेन फिर चाइनीज इनसिक्योरिटीज से जरूर चलता है, क्योंकि इंडिया की प्रोग्रेस देखते ही तुम चाइनीज लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हो। अगर इनसिक्योरिटीज को फ्यूल बनाया जाता ना तो चाइना उस पर नंबर 1 होता। उसके बाद W8295 ने कमेंट किया कि अब इस ट्रेन को टाइम पे अराइव करके दिखाओ, इंडिया के लिए वो ज्यादा बेटर इनोवेशन होगा। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि एटलीस्ट तुम्हारे देश से तो कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पे हमारे जो गवर्नमेंट संपत्ति भी होता है ना, रेलवे में भी लिखा है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, और तुम्हारा एक चाइना है जहां पे तुम्हारी अपनी संपत्ति में भी सरकार लिख देती है कि ये हमारी संपत्ति है, बस 60 साल के लिए लीज में लो। तो हमारे इंडिया में सरकारी संपत्ति भी हम अपनी संपत्ति जैसे मानते हैं, बस इंडियन लोगों को थोड़ा उस संपत्ति को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। लेकिन चाइना से तो कहीं ज्यादा बेटर है, जहां पे खुद की संपत्ति भी खुद की संपत्ति नहीं होती है, वो सरकार की होती है, और ट्रेन अगर डिले भी हो जाए तो किसी में वो मजाल नहीं है कि कोई ओपनली क्रिटिसाइज कर पाए।